जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनें भी लाल कर दो। अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे चाहो हराम कर दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। जी हां, आज स्वतंत्र संस्थाओं को अपने लठैत के रूप में इस्तेमाल करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करके, भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के रूप में इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा ही निज़ाम पूरे देश के अंदर बना रखा है। आज ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट काम क्या कर रहे हैं? उनका सिर्फ एक काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जो स्क्रिप्ट मिलती है विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए, उसका मंचन करना। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन चला रही है जिसको ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है विपक्षी पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के साथ जोड़ने का। और ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस काम में ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट जैसी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी के रूप में काम कर रही है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। इसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जिन्होंने ईडी, सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। एक नेता है अजीत पवार, जिनके लिए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और जल्द ही उनको जेल जाना पड़ेगा। हमको तो यह लग रहा था कि ईडी जाएगी, अजीत पवार को गिरफ्तार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की मदद से अजीत पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। एक नेता है अशोक चौहान, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में इन्होंने शहीदों की विधवाओं के हक पर डाका डालने का काम किया है और इनको जेल के अंदर होना चाहिए। हमको भी यही लगा था कि शायद ईडी और सीबीआई जाएगी, जांच करेगी और अशोक चौहान को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना दिया। एक नेता है नवीन जिंदल, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी मंच से कहा था कि नवीन जिंदल कोयला चोर हैं, लेकिन आज वही कोयला चोर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, पेमा खांडू, हेमंत बिश्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी, मुकुल राय, नारायण राणे, ऐसे न जाने कितने नेता हैं, सीता सोरेन, तपस राय, जो जब तक भारतीय जनता पार्टी से बाहर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूर होते हैं, इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से नहा लेते हैं तब वो दूध के धुले हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी को डिप्टी सीएम बनाती है, किसी को सीएम बनाती है, किसी को सांसद बनाती है, किसी को मंत्री बनाती है, किसी को विधायक बनाती है। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है और इसके नाम पर क्यों देश को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है? अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया? गिरफ्तार किया गया तो शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर किया गया। कौन है शरद चंद्र रेड्डी? अरविंदो फार्मा के निदेशक हुआ करते थे और उनको तथाकथित शराब घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। यही शरद चंद्र रेड्डी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया, फिर उसके बाद 50 करोड़ का चंदा दिया। शराब घोटाले में मुख्य आरोपी से सरकारी गवाह बनते हैं, पहले अरविंद केजरीवाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तब वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ तो मनी ट्रेल खोजी जा रही थी शराब घोटाले के लिए, 1 रुपये अभी तक बरामद नहीं कर पाए, 1 रुपये की मनी ट्रेल अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर, लेकिन शरद चंद्र रेड्डी के जरिए ये पूरी मनी ट्रेल साबित हो गई कि अगर शराब घोटाले की कहीं कोई मनी ट्रेल जाकर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलती है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी ने जब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लगभग 60 करोड़ रुपए चंदे में दिए, तब उनको मामूली से पीठ दर्द के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जमानत दिला दी। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर कहीं शराब तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाकर मिलती है।
ईडी को देर नहीं करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे छापे मारने चाहिए, उनके ठिकानों पर छापे मारने चाहिए और शराब घोटाले का जो भी मनी ट्रेल है उसको उजागर करने का काम करना चाहिए, जनता के सामने डालने का काम करना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट चलने वाली ईडी से आप ये उम्मीद करते हैं तो ये बेईमानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो व्यापम घोटाले वाले शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है। पेमा खांडू जो 2000 करोड़ के घोटाले में जिनका नाम आता है उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है। आपके अजीत पवार जिनका 70,000 करोड़ के घोटाले में नाम आता है उनको डिप्टी सीएम बनाने का काम करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिनका नाम वाटर स्कैम में आता है, शारदा स्कैम में आता है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है। तो जो पार्टी पैर से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है वो पार्टी भ्रष्टाचार पर अगर ज्ञान देती है तो ऐसा ही लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। और बड़ी कमाल की बात है, बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के द्वारा कही जा रही है कि कोर्ट ने जमानत नहीं दी, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अगर आम आदमी पार्टी के नेता निर्दोष हैं तो उनको कोर्ट बरी क्यों नहीं कर दे रही है, कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं दे रही है। तो मैं भी पूछ ले रहा हूं कि जिनको आज आपने गृह मंत्री बना रखा है उनको किसी समय में इस देश की कोर्ट ने ही तड़ीपार किया था, तो क्या आप मानेंगे कि वो तड़ीपार है या गृह मंत्री है? क्या वो दोषी हैं या निर्दोष हैं या उनको फंसाया गया था? क्यों देश की कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या? बंगारू लक्ष्मण को इस देश की कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया था जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आप बताएंगे क्या वो दोषी थे, क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या आपको देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर सुनवाई चल रही है, केस चल रहे हैं, उनके बारे में क्या आपकी वही राय होगी जो अरविंद केजरीवाल के लिए, संजय सिंह के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए होती है? और आपकी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा रहे देश के प्रधानमंत्री जिनकी हर कोई इज्जत करता है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मीसा एक्ट में बंद रहे। 1.5 साल तक कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी, तो क्या माना जाए कि ये अपराधी थे? इस वजह से इनको 1.5 साल तक जमानत नहीं मिली थी। और अगर जमानत ही आधार है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह को जिस वजह से हिरासत में लिया गया था कि सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह ने रिश्वत ली है, लेकिन जिस सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह ने तथाकथित रिश्वत ली थी उस सर्वेश मिश्रा को अस्थायी जमानत मिल गई है कोर्ट की तरफ से, और ईडी ने अभी तक उसको एक बार भी गिरफ्तार भी नहीं किया था, अस्थायी जमानत भी मिल गई। तो अब क्या मान लिया जाए कि सर्वेश मिश्रा निर्दोष हैं? और अगर सर्वेश मिश्रा निर्दोष हैं तो फिर संजय सिंह निर्दोष हैं, और संजय सिंह निर्दोष हैं तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि निर्दोष होने के बाद भी अगर वो जेल के अंदर हैं तो इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और ईडी भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। और अगर कल का भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रही है उसके बावजूद कल अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जो आज षड्यंत्र की वजह से जेल के अंदर बंद हैं, कल का कोर्ट अगर इनको जमानत दे देती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये मानेंगे कि ये सब के सब निर्दोष हैं और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था? अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जाते हैं, कुतर्क किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र एक सवाल कर रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं, प्रवक्ताओं से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोगों को कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, मामला न्यायालय के अंदर चल रहा है, इसका सम्मान करना चाहिए। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। देर ही सही, सबेर ही सही न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा।
लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि कोई मामला लोअर कोर्ट का होता है, लोअर कोर्ट किसी मामले में कोई आदेश देती है, लेकिन सेशन कोर्ट जो है उस आदेश को बदल देती है। तो इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि सेशन कोर्ट को लोअर कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? कई मामलों में सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट के जज बदल देते हैं। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि हाई कोर्ट के माननीय जजों को सेशन कोर्ट के जजों के ऊपर भरोसा नहीं है? कई बार हाई कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल देते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है? कई बार सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ बदल देती, तो क्या मान लिया जाए कि उन 2 जजों के ऊपर उन 5 पीठ के जो जज हैं उनको भरोसा नहीं है? और अब मैं बता रहा हूं कि देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा किसे नहीं है। हमको पूरा भरोसा है, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, एक नेता को पूरा भरोसा है। लेकिन अगर किसी को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ दिल्ली सेवा बिल को अप्रूव करने का काम करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने का काम करते हैं। अब किसको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानने से इनकार कर देते हैं। सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने से इनकार कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर उस ढंग से बात ही नहीं हो पा रही जिस ढंग से बात होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया है, आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी उसको भी मानने से इनकार करे बैठे हैं। तो कौन इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहा है? कौन इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहा है? अगर कोई इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहा है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है और उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन सा खेल किया गया? और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके पति निर्मला सीतारमण जी के पति की इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है वो देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और ये कौन है नरेंद्र मोदी जी? कौन है ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो भ्रष्टाचार के मामले में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है? अभी तक तो देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था मोदी अडानी महाघोटाला, और अब ये उससे बड़ा घोटाला लेकर आ गए, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री के पति इस बात को कह रहे हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आप देख लीजिए, 38 कारपोरेट समूहों ने भारतीय जनता पार्टी को 2004 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने बदले में 3.8 लाख करोड़ का काम उन पार्टियों को दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा दिया था। बात यही नहीं रुकती है, 41 ऐसे कारपोरेट समूह हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां हुई थी, छापे पड़े थे। उन 41 कारपोरेट समूहों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2741 करोड़ रुपए का चंदा देने का काम किया। अब आप बताएं क्या यह धन उगाही का खेल नहीं चल रहा है? ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के जरिए कारपोरेट समूहों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर रेड करवाई जाती है और उनको मजबूर किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के लिए। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? 14 शेल कंपनियों ने 419 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अपनी आमदनी तो 10 रुपए की होगी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 100 रुपए चंदे के रूप में दिया। ये कौन सा खेल है? और
ये जो घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, ये देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस पूरे घोटाले के मुख्य सरगना हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ईडी स्वतंत्र संस्था है, ईडी के अंदर हिम्मत है, अगर ईडी संविधान सम्मत तरीके से काम कर रही है, अगर ईडी देश की मजबूती के लिए काम कर रही है, तो अगर उसको कहीं छापा डालना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री के ठिकानों पर छापा मारना चाहिए। तो जो जितनी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं सब वहीं के वहीं हैं, ये इस इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के जरिए सिद्ध हो जाएगी।